हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है इस वीडियो में। आशा है कि आपकी गणित की परीक्षा बहुत ही मज़ेदार तरीके से गई होगी। अब बारी आती है विज्ञान की परीक्षा। तो हम चाहते हैं कि आपका विज्ञान का भी परीक्षा बहुत ही अच्छे तरीके से जाए। तो उसके लिए हम आपको आज इस वीडियो में विज्ञान का सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाले हैं, जो आपके कल के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। और हम जितना भी इसमें क्वेश्चन बताएंगे, यही क्वेश्चन सेम टू सेम आपके पेपर में रहने वाले हैं, चाहे वह सेकंड पाली का हो या प्रथम पाली का हो। उसमें इस तरह के क्वेश्चन निश्चित रूप से पूछे जाएंगे। तो आपको वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है, क्योंकि आपको बाद में पछताने से नहीं होगा कि काश हम इस वीडियो को पूरा देख लिए होते। तो चलिए हम आपको सभी क्वेश्चन अच्छे तरीके से बता देते हैं। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, दहन क्या है, उदाहरण दे। तो इसका आंसर आपको लिखना है, दहन एक प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है, केमिकल रिएक्शन है, जिसमें कोई ईंधन ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर ऊष्मा और ऊर्जा उत्पन्न करता है। वह क्रिया दहन कहलाता है। अर्थात दहन एक प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें कोई भी ईंधन ऑक्सीजन की उपस्थिति में, वायु की उपस्थिति में जलकर ऊष्मा और ऊर्जा उत्पन्न करता है, वह क्रिया दहन कहलाता है। अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन O2 की उपस्थिति में जलाइएगा तो CO2 जो है एक दहन की क्रिया के द्वारा CO2 का निर्माण होता है। ये उदाहरण देकर आपको इसको बना देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दहन के आवश्यक शर्तों को लिखे। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछे भी गए हैं और पूछे जाने की संभावना भी है। तो दहन के आवश्यक शर्तों को लिखे। तो इसका आंसर है, दहन के निम्नलिखित 3 शर्तें हैं। दहन के 3 आवश्यक शर्तें निम्नलिखित है, या दहन के 3 आवश्यक शर्त निम्नलिखित है। तो पहला में है, दहन के लिए दाह्य पदार्थ की उपस्थिति होनी चाहिए। दाह्य पदार्थ उसे कहते हैं जिसका जो है दहन हो सके, अर्थात जो जल सके। दूसरे में लिखना है आपको, दहन के लिए आवश्यक पोषक तत्व या ऑक्सीजन की उपस्थिति होनी चाहिए। पोषक तत्व जो है उसका ऑक्सीजन होता है, क्योंकि कोई भी पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही जलना प्रारंभ करता है। तीसरे में आपको लिखना है, दहन के लिए ज्वलन ताप की प्राप्ति होनी चाहिए। यहाँ पर एक शब्द आता है ज्वलन ताप। तो ज्वलन ताप क्या होता है, ये भी पूछा जा सकता है कि ज्वलन ताप से आप क्या समझते हैं। तो वह न्यूनतम तापमान जिस पर कोई भी पदार्थ जलना प्रारंभ करता है, वह उसका ज्वलन ताप कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, पीएच स्केल से आप क्या समझते हैं, इसका खोज किसने किया। तो इसका आंसर आपको लिखना है, पीएच स्केल एक प्रकार का मापदंड है जिसकी सहायता से किसी विलयन के अम्लता और क्षारीयता की होने की जानकारी मिलती है। इसका खोज हंस सोरेनसन ने 1909 ईस्वी में किया था। देखिए, पीएच स्केल एक प्रकार का मापदंड होता है जिसकी सहायता से आप किसी भी विलयन का अम्लीय है कि वह क्षारीय है, उसकी जानकारी आप प्राप्त करते हैं, वह पीएच स्केल कहलाता है। और इसका खोज हंस सोरेनसन ने 1909 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 नंबर का जो प्रश्न है वह लॉन्ग प्रश्न में आएंगे कि रासायनिक समीकरण से प्राप्त होने वाली सूचनाओं को लिखे। ये क्वेश्चन अक्सर पूछे भी जाते हैं कि रासायनिक समीकरण से प्राप्त होने वाली सूचनाओं को आप लिखिए। तो इसका आंसर है, रासायनिक समीकरण से निम्नलिखित सूचनाएं प्राप्त होती है। कौन कौन सी सूचनाएं प्राप्त होती है, तो आपको टॉपिक बाय टॉपिक अर्थात 1-2 नंबर बनाकर आपको लिखना है, जिससे आपका आंसर बहुत ही खूबसूरत लगेगा देखने में। तो फर्स्ट में लिखना है, यह रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारकों एवं प्रतिफलों के संकेत एवं सूत्र की जानकारी देता है। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की संकेत एवं सूत्र की जानकारी देता है। जैसे में आप कोई भी समीकरण बनाते हैं, जैसे Na+OH या Na+, अगर Na को अगर आप जल से अभिक्रिया कराते हैं तो NaOH+ हाइड्रोजन गैस को रिलीज करता है। तो NaOH जो है यह क्या है, एक प्रकार का सूत्र है, संकेत है। इसी को जो है रासायनिक समीकरण जो है प्रदान करता है। इसी एक तरह से यह एक सूचना हो गया। रासायनिक समीकरण से हमें सूचना मिलता है कि हम किसी भी तत्व को, जैसे सोडियम को Na से सूचित करते हैं, संकेत से लिखते हैं। दूसरा है, यह बताता है कि अभिक्रिया में कौन कौन से पदार्थ भाग ले रहे हैं और कौन कौन से पदार्थ का निर्माण हो रहा है। जैसे में आप कार्बन और ऑक्सीजन को अभिक्रिया कराएंगे तो ये दोनों पदार्थ भाग ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड इसके फलस्वरूप नए पदार्थ बन रहे हैं।
तीसरे में लिखना है आपको, यह अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों के परमाणु एवं अणुओं की आपेक्षिक संख्या की जानकारी देता है। चौथा में लिखना है, यह अभिक्रिया के फलस्वरूप निर्मित प्रतिफलों के परमाणु एवं अणुओं की आपेक्षिक संख्या की जानकारी देता है। एक में अभिकारकों के परमाणु एवं अणु की आपेक्षिक संख्या की जानकारी देता है और दूसरा में जो निर्मित होता है प्रतिफल, उसके आपेक्षिक संख्या की जानकारी देता है। 5 नंबर में लिखना है आपको, मोलों के अनुपात की जानकारी देता है और 6 नंबर में यह आपेक्षिक आयतन की भी जानकारी देता है। कौन देता है? तो रासायनिक समीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है? तो रेडॉक्स अभिक्रिया जिस रासायनिक समीकरण में अवक्षेपण और अवकरण अभिक्रिया दोनों साथ साथ होता है तो उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। अर्थात रेडॉक्स अभिक्रिया उसे कहते हैं जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन अभिक्रिया दोनों साथ साथ होता है, वह रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाता है। उदाहरण के लिए आप इसमें लिख सकते हैं CuO अर्थात कॉपर ऑक्साइड प्लस H2 को अभिक्रिया कराने पर Cu प्लस H2O, इसमें ऑक्सीजन का जो है वियोजन हो रहा है, CO से हटकर H2 के साथ जुड़ जा रहा है और इसमें जो है हाइड्रोजन का भी इसमें संयोजन हो रहा है, जिस कारण से यह रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण है। नेक्स्ट प्रश्न है, क्वेश्चन है, संक्षारण से आप क्या समझते हैं या संक्षारण क्या है, इसके बचने के विधियों का वर्णन करें। तो इसका आंसर है, बाह्य कारकों द्वारा धातुओं का धीरे धीरे नष्ट होना ही उस धातु का संक्षारण कहलाता है। अर्थात बाह्य कारक में जल वायु हो सकता है, उससे सिर्फ धातुओं का धीरे धीरे नष्ट होना ही धातु का संक्षारण कहलाता है। और इसके बचने के निम्नलिखित उपाय हैं। पहला उपाय है रंगाई करके, कुछ धातुओं पर रंगाई करके उसके संचारण को रोका जा सकता है। नेक्स्ट है पेंट करके, कुछ धातुओं पर पेंट करके उसको संक्षारण से बचाया जा सकता है। तीसरा है जस्तीकरण करके, धातुओं के संक्षारण को रोकने के लिए उस पर जस्ता का लेप चढ़ाकर सुरक्षा प्रदान किया जाता है। जो जस्ता होता है, देखिए इसमें एक प्रश्न यह भी रहता है, जस्तीकरण से आप क्या समझते हैं? तो किसी भी धातु पर जस्ता का लेप चढ़ाना ही जस्तीकरण कहलाता है। तो हम धातु पर जस्ता का लेप चढ़ा देंगे तो वह वायु के संपर्क से और बाह्य कारकों के संपर्क से टूट जाता है, जिस कारण से उस धातु का संक्षारण नहीं होता है, वह संक्षारण से बच जाता है। नेक्स्ट है गिरीश या स्नेह का तेल लगाकर, कुछ धातुओं पर गिरीश या स्नेह का तेल लगाकर संक्षारण को रोका जा सकता है। नेक्स्ट है मिश्र धातु में बदलकर, धातु को मिश्र धातु में बदलकर संक्षारण को रोका जा सकता है। जैसे एक धातु में बहुत सारे धातुओं को कुछ निश्चित अनुपात में मिलाना ही मिश्र धातु कहलाता है। तो मिश्र धातु में अगर आप बदल दीजिएगा धातु को तो वह संक्षारण से रुक जाएगा, अर्थात संक्षारण से उसका बचाव हो जाएगा। पांचवा है यशद लेपन द्वारा, देखिए धातु पर विद्युत के द्वारा उस पर अन्य धातु का लेप चढ़ाकर संक्षारण को रोका जा सकता है। यशद लेपन क्या है? तो धातु पर किसी विद्युत के द्वारा उस पर अन्य धातु का लेप चढ़ाना ही संक्षारण कहलाता है। जैसे अगर आप चांदी पर सोना का लेप चढ़ाते हैं विद्युत के द्वारा तो वह यशद लेपन कहलाएगा। इतना आपको लिख देना है संक्षारण से आप क्या समझते हैं और इसके बचाने के विधि को। इतनी बात आपको इस प्रश्न में लिखना है। यह भी प्रश्न आपके 5 नंबर में पूछे जाएंगे, यह दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भर्जन या जारण से आप क्या समझते हैं, उदाहरण दे। तो भर्जन या जारण एक प्रकार का प्रक्रिया है जिसमें संद्रित अयस्कों को ऑक्साइड को ऑक्सीजन की उपस्थिति में उसके द्रव्यनांक से कम ताप पर गर्म करके उसे धातु के ऑक्साइड में परिणत होने की क्रिया को भर्जन या जारण कहा जाता है। अर्थात भर्जन या जारण एक प्रकार का प्रक्रिया है जिसमें संद्रित अयस्कों को ऑक्साइड को ऑक्सीजन की उपस्थिति में उसके द्रव्यनांक से कम ताप पर, अर्थात वह जितने ताप पर द्रव्य में बदल जाता है उससे कम ताप पर उसको हम गर्म करेंगे और धातु का ऑक्साइड हम प्राप्त कर लेंगे, और यह जिस क्रिया के द्वारा संपन्न होता है उसी को भर्जन या जारण कहते हैं। उदाहरण में आपको लिख देना है
एक भी उदाहरण, दो भी उदाहरण दीजिएगा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ZnS यह जो है जिंक सल्फाइड है, इसमें सल्फाइड है, इसको का संधारण आप करते हैं। ZnS प्लस O2 मिलकर जो अभिक्रिया कराते हैं तो ZnO जिंक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। FeS प्लस O2 FeO फेरस ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। फिर PbS प्लस O2 अर्थात जो है लेड ऑक्साइड इससे बनता है और सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। इस तरह से आप अभिक्रिया कराते हैं ऑक्सीजन के साथ उसके द्रव्यमान से कम ताप पर। तो इस तरह से आपको भर्जन अभिक्रिया को लिख देना है। नेक्स्ट यह प्रश्न है, भौतिक गुणों के आधार पर धातु और अधातु में अंतर स्पष्ट करें। मेटल और नॉन मेटल में क्या अंतर है, आपको भौतिक गुण फिजिकल जो प्रॉपर्टीज है उसके आधार पर इसमें अंतर स्पष्ट करना है। तो इसका आंसर आपको लिखना है, भौतिक गुणों के आधार पर धातु और अधातु में निम्नलिखित अंतर है। एक तरफ आपको धातु देकर डैश दे देना है और एक तरफ अधातु। देखिए इस तरफ धातु है और इस तरफ अधातु है, इस तरह से आपको दे देना है। धातु और धातु देकर उसके बीच एक लकीर आपको खींच देना है। उसके पश्चात धातुओं में एक विशेष प्रकार की चमक होती है और अधातुओं में किसी प्रकार की चमक नहीं होती है। दूसरा में लिखना है, धातुओं प्रायः विद्युत धनात्मक होती है। और इधर लिखना है अधातुओं प्रायः विद्युत ऋणात्मक होती है, सिर्फ हाइड्रोजन जो है विद्युत धनात्मक होती है। यह अपवाद में आपको लिख देना है। उसके बाद आपको लिखना है, यह बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप खुद से भी इसे बना सकते हैं, लेकिन आपको जानकारी के लिए हम बता रहे हैं यहाँ पर। देखिए धातुओं प्रायः ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होती है और अधातुओं प्रायः ऊष्मा और विद्युत का कुचालक होती है। सिर्फ हाइड्रोजन एवं ग्रेफाइट विद्युत के सुचालक होते हैं। ये अपवाद में हो जाएगा हाइड्रोजन और ग्रेफाइट। नेक्स्ट है, साधारण ताप पर धातुएं प्रायः ठोस अवस्था में होती है और लेकिन जो अधातु है साधारण ताप पर ठोस एवं गैस दोनों अवस्था में पाई जाती है। फिर जो धातुएं होती है वह तन्य और आघात वर्धनीय होती है, लेकिन अधातु जो होते हैं वह तन्य आघात वर्धनीय नहीं होते हैं। अगर आप इसे पीटिएगा तो ये चूर चूर भंगूर हो जाएगा, लेकिन जो है अधातु वह एक चादर में परिणत हो जाएगा पर चूर चूर भंगूर नहीं होगा। तो अगला प्रश्न है खाने वाला सोडा को कैसे बनाया जाता है। ये भी VVI है और इसके गुण एवं उपयोग को लिखे। तो इसका आंसर है, आपको पहले विधि देकर डैश बनाना है, विधि देकर हेडिंग देना है कि खाने वाला सोडा को अमोनिया सोडा या साल्वे विधि द्वारा बनाया जाता है। उसके बाद लिखना है आपको रासायनिक नाम। तो खाने वाला सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। फिर इसके सिद्धांत क्या है या कैसे बनता है वो अब आपको लिखना है। तो सिद्धांत देकर डैश दीजिएगा, जब अमोनिया गैस से संतृप्त सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से होकर CO2 गैस प्रवाहित किया जाता है तब खाने वाला सोडा जो है प्राप्त होता है। जब अमोनिया गैस से संतृप्त अर्थात अमोनिया गैस मिला रहेगा उसमें, किसमें, सोडियम क्लोराइड में, NaCl में, तब जाके उसे CO2 गैस में अगर प्रवाहित कीजिएगा तो खाने वाला सोडा प्राप्त होता है। इसे समीकरण के रूप में आप कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, NaCl सोडियम क्लोराइड, H2O जल जो है करा है अमोनियम गैस से संतृप्त, NH3 क्या हो जाएगा, अमोनिया, और उसको किस में प्रवाहित कर रहे हैं, CO2 में। तो अगर आप इस तरह से इसमें अभिक्रिया कराइएगा तो NaHCO3 प्लस NH4Cl, जो इसमें NaHCO3 है यह जो है सोडियम बाइकार्बोनेट है, खाने वाला सोडा है। तो इस तरह से इसका समीकरण भी आपको बनाना है और इसके गुण और उपयोग क्या क्या हैं उसको भी आपको यहाँ पर लिखना है। इसमें जो है NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट अर्थात खाने वाला सोडा है। तो इसके निम्नलिखित गुण हैं। फर्स्ट में आपको लिखना है, यह अम्लीय विलयन को उदासीन कर देता है। NaHCO3 प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया कराएगा तो NaCl प्लस H2O प्लस CO3 अर्थात उसको उदासीन कर देता है। दूसरे में लिखना है आपको, खाने वाला सोडा प्रायः क्षारीय होता है जिस कारण से वह अम्ल से अभिक्रिया करके उदासीन कर देता है, वह लवण का निर्माण करता है NaCl। आपको थोड़ा इसमें अक्षर अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन आपको इसमें से आपको देखना है वीडियो को, क्योंकि यह बहुत ही आपके काम का है। आपको हो सकता है कि अगर आप इसके क्वालिटी को बढ़ा दीजिएगा तो आपको दिखाई देगा। तो नेक्स्ट में लिखना है, खाने वाला सोडा को गर्म करने पर लवण और जल बनता है। अगर आप इसे गर्म कीजिएगा तो
जो है लवण और जल का निर्माण होगा। NaHCO3 को डेल्टा टी का अर्थ हुआ गर्म करने पर Na2CO3 लवण और H2O जो है जल बनता है। और इसके क्या उपयोग हैं, तो इसके निम्नलिखित उपयोग हैं। देखिए, इसका पहला उपयोग है बेकिंग पाउडर के निर्माण में जो है खाने वाला सोडा का इस्तेमाल किया जाता है। पेट की अम्लता को दूर करने में खाने वाला सोडा का इस्तेमाल किया जाता है। अग्निशमन यंत्र में के निर्माण में जो है खाने वाला सोडा का जो है उपयोग किया जाता है। और खास्ता के निर्माण में भी खाने वाला सोडा का उपयोग किया जाता है। इससे एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी रहते हैं कि खाने वाला सोडा का सूत्र क्या होता है, तो NaHCO3 खाने वाला सोडा का सूत्र होता है। ये भी आई है ऑब्जेक्टिव के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है निस्थापन क्या है, उदाहरण दे। तो यह भर्जन की तरह का यह भी एक प्रकार का निस्थापन जो है वो प्रक्रिया होता है। तो निस्थापन वैसा प्रक्रिया है जिसमें सांद्रित अयस्कों को ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में उसके द्रव्यंक से कम ताप पर गर्म करके उस धातु के ऑक्साइड में परिणत किया जाता है, वह क्रिया निस्थापन कहलाता है। उदाहरण के लिए CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट को अगर आप गर्म कीजिएगा तो वह कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाता है। उसी प्रकार से यहाँ पर 3 एग्जाम्पल हम आपको बताएं। CuCO3 को गर्म करने पर कॉपर ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। Na2CO3 को गर्म करने पर NaO+CO2 बनता है। तो इस अभिक्रिया में क्या होता है, यह जो है ना भर्जन अभिक्रिया का पूरे अपोजिट होता है, विपरीत होता है। क्योंकि उसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में हम गर्म करते हैं और इसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में गर्म करते हैं। तो एक क्वेश्चन इससे आप बना सकते हैं कि भर्जन और निस्थापन में क्या अंतर है। तो चलिए ये भी क्वेश्चन आपको बता ही देते हैं। तो क्वेश्चन है भर्जन और निस्थापन में क्या अंतर है। तो भर्जन और निस्थापन में निम्नलिखित अंतर है। भर्जन एक तरफ दे देना है, उसके बाद इधर निस्थापन दे देना है। तो इस क्रिया में अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में अर्थात इसमें उपस्थिति में गर्म किया जाता है। आपको हम अभी बताएं कि इसमें O2 की जो है उपस्थिति होता है। और इस प्रक्रिया में अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में अर्थात O2 की जो है यह प्रेजेंट नहीं होता है, एब्सेंट में जो है यह अभिक्रिया संपन्न होता है। यह सल्फाइड अयस्कों के लिए प्रयुक्त होता है। यह सिर्फ सल्फाइड अयस्कों का संदर्शन करती है और यह ऑक्साइड एवं कार्बोनेट अयस्कों के लिए प्रयुक्त होती है। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट या कार्बोनेट अयस्क के लिए जो है विद्वान होती है, उसी के लिए प्रयुक्त होती है। नेक्स्ट प्रश्न है प्लास्टर ऑफ पेरिस को कैसे बनाया जाता है। तो इसके सिद्धांत देकर आपको डैश देना है इसका उत्तर लिखते वक्त। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को बनाने के लिए जिप्सम CaSO4 को 120 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म किया जाता है, जिसके फलस्वरूप प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस को कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का निर्माण होता है। इसका दूसरा नाम होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। तो ये इसका निर्माण कैसे होता है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है, तो जिप्सम से बनता है। जिप्सम का किस सूत्र होता है, तो CaSO4 होता है। यह भी पूछा जाता है जिप्सम का क्या सूत्र होता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, तो आपको बना देना है। उसको 120 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म कर दीजिएगा तो आप इसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण हो जाता है। इसका दूसरा नाम होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का निर्माण होता है। तो इसका आपको रिएक्शन बता देना है कैसे कैसे यह अभिक्रिया हुआ। तो 2 × CaSO4 × 2H2 को 120 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करने पर CaSO4 का होल 2 × H2O+3 H2O जो है यह निर्माण करता है। इसमें जो CaSO4 का होल 2 × H2O है यह है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये आपको ध्यान रखना है। तो आपको कुछ इस तरह से इसका आंसर लिखना था कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को कैसे बनाया जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको जो भी क्वेश्चन बताए हैं यह बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके कल के एग्ज़ाम के लिए। तो आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि वो भी इस तरह के क्वेश्चन को जान सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।